हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो सीटेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ है ये, और इसमें हम सोशल साइंस के सभी क्वेश्चंस को कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था या फिर जनवरी 2022 में एग्जाम्स हुए थे, तो काफ़ी दिन ये एग्जाम्स चले थे, अप्रोक्स 1 मंथ। सभी का सोल्यूशन आपको इस सीरीज़ में मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन हम देख रहे हैं। तो इससे आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बेसिक भी साथ साथ पढ़ते रहें, यानी कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते रहें, जो कि सीरीज़ आपकी कंटिन्यू है, वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। पॉलिटी उसमें मैं करा रही हूँ अभी, फिर उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो उस सीरीज़ के साथ साथ इस सीरीज़ को भी फॉलो करें। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल साइंस में। कंटेंट वाला पार्ट फिलहाल हम कर रहे हैं, उसके बाद पेडागोजी वाला पार्ट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर इज समथिंग अबाउट मी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज। 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, और इसमें 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 40 क्वेश्चंस वाला जो कंटेंट पार्ट है हमारा, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 20 पैडागोजी के क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो वो पैडागोजी क्वेश्चंस की सीरीज़ वो अलग से हम कराएंगे, तो उसको बाद में सॉल्व करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महिला रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे कानून हैं जो 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठन के लिए ये सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं कि वहाँ पर कौन सा चीज़ होनी चाहिए। क्रैश सेंटर होना चाहिए, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन होनी चाहिए, महिला अध्यक्ष होना चाहिए, या फिर परिवहन होना चाहिए कोई ना कोई। तो इसमें से क्या अनिवार्य बनाते हैं जो भारत में कानून है? तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्रैच सेंटर। क्रैच सेंटर क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, ये जो टॉपिक रिलेटेड है हमारा इक्वालिटी से रिलेटेड है, जो कि विमेन्स वर्क के बारे में है। तो अब जैसे कि जो मतलब अगर आदमी से महिलाओं के काम की समानता अगर देखी जाए, इक्वालिटी देखी जाए, तो महिलाओं को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। उनके ऊपर दोहरे काम का बोझ होता है, घर में भी काम करती हैं और दफ्तर में भी काम करना होता है, ऑफिस में भी काम करना होता है। तो ये अनिवार्य बनाया गया है महिलाओं के लिए कि जिससे उन पर काम का बर्डन थोड़ा कम रहे। तो कि जहाँ पर भी महिला कर्मचारी 30 से ज़्यादा होंगी, वहाँ पर क्रैच सेंटर होने उनके लिए अनिवार्य हैं। तो ऐसे संगठनों को ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि अगर आपके पास किसी कंपनी के पास अगर 30 महिला कर्मचारी हैं, उससे ऊपर हैं, तो उनको क्रैच सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी महिलाओं के लिए। तो क्रैच सेंटर बेसिकली होते हैं शहरों में बच्चों की देखभाल के लिए। छोटे बच्चे होते हैं जो कि जब तक स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनकी देखभाल करनी होती है, उसके लिए क्रैच सेंटर बनाए जाते हैं, जो कि शहरों में मिलते हैं। शहरों में एक फैसिलिटी होती है बच्चों की देखभाल के लिए, चाइल्ड केयर सेंटर्स हम कहेंगे इनको। और ऐसे ही चाइल्ड केयर सेंटर्स गांव में भी होते हैं, जिनको कि हम कहते हैं आंगनवाड़ी या बाल देखभाल केंद्र। तो गांव में बच्चों की देखभाल कहाँ पर होती है? आंगनवाड़ी सेंटर्स में। वहाँ पर उनको कुछ पौष्टिक आहार भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए देखभाल की जाती हैं वहाँ पर। तो ये सरकार के कुछ सकारात्मक कदम हैं इक्वालिटी के लिए, महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोजा पार्क्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस विशेष आंदोलन की शुरुआत से बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था? तो ये इसमें बेसिकली पूछा गया है कि जब रोजा पार्क्स ने अपनी बस में सीट नहीं छोड़ी थी, तो उससे फिर कौन सा आंदोलन यानी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागरिक अधिकार आंदोलन। क्योंकि वो एक नागरिक ही थी और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तो एक तरह से सिविल राइट्स मूवमेंट उस टाइम पर स्टार्ट हो गया था। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। अगर हम रोजा पार्क्स की बात करें, तो ये एक श्वेत महिला थी वहाँ की संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी कि अगर कोई गोरा व्यक्ति बस में बैठना चाहता है, तो जो काला व्यक्ति है, अश्वेत कहते हैं बेसिकली उसको, तो उसको या तो पीछे की सीट पर बैठना पड़ता था, या तो फिर उसको सीट छोड़नी पड़ती थी गोरे व्यक्ति के लिए। लेकिन रोजा पार्क्स ने क्या किया, इस चीज़ का विरोध किया। उसने सीट नहीं छोड़ी, क्योंकि वो काम से थकार कर आई थी, घर जा रही थी। तो अब जब गोरा व्यक्ति आया तो उससे सीट छोड़ने के लिए कहा गया। ये घटना थी 1 दिसंबर 1955 की। लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अपनी सीट छोड़ूं, और हम भी एक नागरिक हैं, तो हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। तो उसके इनकार से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। तो इसीलिए इसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया, क्योंकि सिविल यानी नागरिक जो हर कोई है जिस देश में वो रहता है, उसको इक्वल राइट्स मिलने ज़रूरी हैं। तो इस आंदोलन के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया था। तो ये पहले आंदोलन देख लेते हैं। आंदोलन के बारे में अगर आपसे कोई पूछे ये किस बारे में था, तो 1950 के दशक में अमेरिका में शुरू हुआ एक आंदोलन, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी लोगों ने
समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग की। नस्लीय भेदभाव ये बेसिकली कहा जाता है जो ये रंग रूप के आधार पर होता है। तो ये अफ्रीकी अमेरिकी को कहलाते थे क्योंकि इनके पूर्वज जो थे वो अफ्रीका के थे, जो कि अमेरिका में आकर बस गए थे, या फिर इनका हम कह सकते हैं तस्करी होती है ना लोगों की, लोग वहाँ से लेकर आए थे अफ्रीका से, तो फिर वो जब अमेरिका में बस गए इनके पूर्वज, अब जो वहाँ के बच्चे होंगे तो वो क्या कहलाए, अफ्रीकी अमेरिकी, क्योंकि उनका जन्म जो है अमेरिका में हुआ है, लेकिन वैसे जो उनकी जो नस्ल है वो अफ्रीकी है, तो इसीलिए वो अफ्रीकी अमेरिकी कहलाए। तो इसके बाद हुआ क्या कि इस आंदोलन के जो समाप्ति हुई वो हुई नागरिक अधिकार अधिनियम से। यह अधिनियम पारित किया गया 1964 ईस्वी में, सभी को समान अधिकार इसके बाद दिया गया। इसको आप बेसिकली हमारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम था ना, ऊंची और नीची जाति का, नीची जाति के लोगों को कुछ अधिकार नहीं था, वैसे ही वहाँ पर अश्वेत यानी काले लोगों को अधिकार नहीं था अमेरिका में। तो वैसे ही कुछ सिमिलैरिटी अगर देखें तो कुछ उसी से मिलती हैं हमारे कास्ट सिस्टम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा सेट करना से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज इम्प्लाइड बाय सेटिंग एजेंडा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडिया? तो बेसिकली संचार के माध्यमों को समझना, ये एक चैप्टर है क्लास 6 की पॉलिटी में, क्लास 7 की पॉलिटी में है ये, तो उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी पा सकते हैं। तो इसका आंसर हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें सही आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बेसिकली इसमें बात की गई है कि मीडिया को एक एजेंडा सेट करना चाहिए, मुद्दों की पहचान करना और इन जनता के सामने पहुंचाना। कैसे मुद्दों की पहचान करना कि जो जनता के पहुंच में आने लायक है, यानी कि जनता को जिनको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, वो मुद्दे जनता तक मीडिया पहुंचाए, मीडिया की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी को कहा गया है एजेंडा सेट करना, कि कैसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि जनता के सामने लाना ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि जागरूकता फैलाने वाली, आइए इनके बारे में कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखो, जो मीडिया जो जानकारी दिखाने योग्य है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, जनरली आजकल ये माना जाता है, बल्कि जिसमें लोग रुचि लेंगे वह खबर दिखाते हैं। अब क्यों खबर वो दिखाते हैं जिसमें लोग रुचि लेंगे? क्योंकि ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा टीआरपी आएगी, और उससे क्या होगा, उनके ऐड वगैरह भी ज़्यादा देखेंगे जाएंगे, तो इनकम ज़्यादा होगी। बेसिकली आजकल जो मीडिया है इसी बात पर फोकस करता है, लेकिन इसीलिए कहा गया है कि मीडिया को एक एजेंडा सेट करना चाहिए जिससे कि वो उन जानकारी को जनता तक पहुँचाए जो कि जनता को जानने की ज़रूरत है। जैसा कि हम कहें कोला पे के खिलाफ समाचार, मान लो अगर कोई ड्रिंक है या फिर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें कुछ हानिकारक केमिकल मिले हुए हैं या कोई हानिकारक चीज़ है जो कि जनता के लिए हानिकारक है, तो वो मीडिया को क्या करनी चाहिए, आइडेंटिफाई करके जनता को बतानी चाहिए कि हाँ ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन होता क्या है कि आजकल मीडिया ऐसा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि उनको डर बना रहता है कई तरह की चीज़ों का। तो अगर देखो आपके स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है और सेलिब्रिटी के रूप में अक्षय कुमार बुलाए जाते हैं उस फंक्शन में, तो उस फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा मीडिया का, ना कि किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में। तो कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करते हैं। मान लो कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं और वो चीज़ नहीं दिखा रहे हैं जो आपके काम की है, जिसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, जब आप जागरूक हो सकते हैं, लेकिन आप वो एंटरटेनमेंट में ही आपका ध्यान बटाए रखते हैं, तो आप उन ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जनता के तौर पर हम जागरूक इतने नहीं हो पाते हैं, और आजकल भी जनता इतनी जागरूक नहीं हुई है। जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उनको देख करके हम प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई शैम्पू का ऐड है, वो कह देगा कि ये बाल झड़ना आपका रोक देगा इतने दिनों में, महीनों में, 2 महीनों में। तो हम क्या करेंगे, हम उस ऐड को देख करके मतलब प्रभावित हो जाएंगे, उसी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, और हालांकि सच्चाई कुछ और होती है, वो बालों को फ़ायदा पहुँचाने के बदले और नुकसान कर देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एजेंडा तय करे मीडिया, जिससे कि मीडिया जो है सही जानकारी जनता तक पहुंचा सके। तो कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होने चाहिए मीडिया के पास जब वो एजेंडा सेट करे कि किस तरह से हमें जानकारी जनता तक पहुंचानी है। सकारात्मक तो ये हो सकता है कि जो कोला पे को लेकर के कुछ नकारात्मक खबरें थी वो कवर करनी चाहिए, जो कि जनता के सामने कवर करने की ज़रूरत है, जनता को पता होना चाहिए। और नकारात्मक क्या है? नकारात्मक ये है कि स्वच्छ पेयजल जैसे बुनियादी मुद्दों पर इसने ध्यान नहीं देती है मीडिया, और फैशन वीक पर ध्यान देती है। तो एजेंडा तय करते समय मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर जनता का ध्यान आकर्षित करे, ना कि ऐसी चीज़ों पर जो कि जनता ज़्यादा देखेगी, ज़्यादा पसंद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो
4 कथन दिए हुए हैं इसमें और सही आपको बताने हैं कौन से कथन इसमें सही होंगे। धर्मनिरपेक्षता मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है पॉलिटी में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें। क्लास 8 की पॉलिटी में 2nd चैप्टर आपका जो धर्मनिरपेक्षता से रिलेटेड है, सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी क्लास 8 के 2nd चैप्टर में मिल जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं ना तो ये क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बी और डी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इसमें सही हो जाएंगी। बी क्या है? भारतीय राज्यों को धर्म से एक सिद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए, मतलब कि एक ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए राज्य का धर्म से कि ना तो वो उसमें इंटरफेयर करे और ना ही बिल्कुल उसे इग्नोर करे। तो मतलब कि जब ज़रूरत हो तो उसमें इंटरफेयर भी करे और इग्नोर भी करे चीज़ों को। सी क्या है? सॉरी सी नहीं था इसमें, डी है। राज्य को एक धार्मिक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकने वाला माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। मान लो अगर एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय का को मतलब नुकसान पहुंचा रहा है या फिर दूसरे समुदाय का वर्चस्व बढ़ रहा है, मान लो कोई मेजोरिटी में कोई धर्म है और माइनॉरिटी में कोई धर्म है, यानी कि जिसकी लोगों की संख्या कम है। अगर मेजोरिटी वाले धर्म के लोग माइनॉरिटी यानी कम संख्या वाले धर्म के लोगों को कुछ परेशान करते किसी चीज़ से, तो उस चीज़ को भी रोकना राज्य का काम है। ऐसा नहीं है कि वो हस्तक्षेप अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर मान लो कोई प्रिंसिपल्स पर बात आती है, किसी तरह से लोगों की सेफ्टी पर बात आती है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यानी कि बिल्कुल कठोर नियम नहीं है, एक तरह से हम कहेंगे फ्लेक्सिबल नियम है। जब ज़रूरत होती है तो राज्य दखल भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही दूर दूर रहेगा। तो बी और डी इसमें सही हो जाएगा। अब देखो धर्मनिरपेक्षता के बारे में थोड़ी सी जानकारी इसमें ले लेते हैं। राज्य का धर्म से पृथक्करण किया गया है, यानी कि राज्य को धर्म से अलग किया गया है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। क्यों सेपरेशन किया गया है? सेपरेशन इसलिए किया गया है जिससे कि दोनों शक्तियाँ क्या हों, अलग रहें और कोई ये ना कहे कि उस धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। मान लो कि कोई नेता अगर किसी धर्म का बन जाता है, मान लो कोई हिंदू धर्म का नेता बन जाता है, तो वो तो देखो अपने ही धर्म को सपोर्ट करेगा। कोई मुस्लिम धर्म का नेता जब बन जाता है तो फिर वो अपने धर्म को सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए राज्य का धर्म से पृथक्करण किया गया है कि जो राजनीति है उससे धर्म मिक्स ना हो और जो लोगों की स्वतंत्रता है वो उससे प्रभावित ना हो। तो जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार है एक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसमें संविधान व्यक्तियों को उनके धार्मिक विश्वास और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जैसा वे चाहते हैं। तो धर्म मतलब संविधान जो है स्वतंत्रता देता है लोगों को कि वो चाहे किसी भी धर्म को मानना चाहें, उनकी चाहे जैसी भी प्रथा हो वो उनको फॉलो करें, कर सकते हैं, जब तक कि वो किसी पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर पर्सन को नुकसान पहुंचाती हैं तब तो राज्य एक्शन ले सकता है। तो मतलब कि एक हद तक स्वतंत्रता दी गई है। तो राज्य को धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, यानी कि जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है, मतलब कि सभी को कोई भी धर्म मानने की इजाज़त है। अगर आप अपना धर्म बदलकर कोई और धर्म अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संसद में 1952 से लेकर के 2019 तक निम्नलिखित में से किसके लिए आरक्षण था? द इंडिया पार्लियामेंट हैड रिजर्वेशन फ्रॉम 1952 टू 2019 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमसे बेसिकली पूछा है जिनको आरक्षण मिला हुआ था उनके बारे में और टाइम पीरियड भी हमें बताया गया है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। इसमें एक देखो पॉइंट समझने वाली बात है लेकिन कि जो ये आरक्षण मिला हुआ था, तो ये आरक्षण मिला हुआ था किसको? अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट को, जिनी जाति कही जाती थी, और इसके अलावा एंग्लो इंडियन को, और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति को, शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के बारे में जो हमने जाना था। तो इन तीनों को ये आरक्षण मिला हुआ था। अब इसमें से देखो एंग्लो इंडियन समुदाय का तो आरक्षण खत्म कर दिया गया 2019 से, लेकिन इनका अभी फिर से रिन्यू कर दिया गया है क्योंकि टाइम पीरियड जो था वो खत्म हो गया था जो संविधान में दिया गया था, लेकिन इनका फिर से कंटिन्यू कर दिया गया है। लेकिन एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया गया है क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसे चुनाव होते हैं तो आप देखो लोकसभा में आपको पता ही है, लोकसभा में जो सीटें हैं टोटल सीटें थी, पहले की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल सीटें कितनी मानी जाती थी? 543 + 2 यानी कि 543 + 2 का मतलब क्या है? एंग्लो इंडियन जो थे उनको राष्ट्रपति नामित करते थे, नामांकन उनका करते थे। तो अब ये अबोलिश कर दिया गया है जनवरी 2020 में,
माना जाता है एक तरह से 19 का ही एक्ट जो है ये हमारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा ये एबॉलिश कर दिया गया है। तो इससे अब जो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नामित करते थे वो अब खत्म कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संघीय न्यायालय किसका पूर्ववर्ती है? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडर ऑफ, किसका प्रेसिडर है, यानी कि हम ये कहेंगे कि अब जो है वो किस नाम से है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, ये पहले क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। जब ब्रिटिशर्स थे उसी टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी और ये पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल देख सकते हैं। ये जो इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और पहले ये इससे पहले 1950 से पहले ये द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से था, जो कि था ये 1937 से लेकर 1949 तक। तो इट वॉज अर्लियर लोकेटेड इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन द पार्लियामेंट हाउस। इट मूव टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग ऑन मथुरा रोड इन न्यू दिल्ली इन 1958। तो ये मूव कब किया गया मथुरा रोड दिल्ली में? 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A नागरिकों को प्रदान करने के लिए राज्य पर एक कर्तव्य रखता है। क्या प्रदान करने के लिए? इसका आंसर हमें देखना है कौन सा इसमें सही रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये आर्टिकल जो है हमारा संबंधित है कानूनी सहायता से। तो जो हमने आपराधिक प्रणाली पढ़ी थी, हमारी आपराधिक प्रणाली, ये चैप्टर आपको मिलेगा क्लास 8 में। चैप्टर आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 या फिर 7 है। तो हमारी आपराधिक प्रणाली, उसमें ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो डिटेल में वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये कानूनी सहायता से संबंधित है कि अगर कोई व्यक्ति वकील नहीं कर सकता, मान लो किसी पर केस किया गया है और वो अपने आप को कह सकते हैं कि अदालत में प्रेजेंट करने के लिए एक बचाव पक्ष के लिए एक वकील होता है अपने बचाव के लिए। तो अगर वो इंसान गरीब है और वकील नहीं कर सकता है, तो इसमें हमारे देश के संविधान में ऐसा लिखा गया है इस आर्टिकल में कि सरकार उसको कानूनी सहायता देगी। सरकार की तरफ से एक वकील अपॉइंट होगा उस बचाव के लिए, उसके बचाव के लिए, जिसको हम कहते हैं बचाव पक्ष का वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जब देखो कोई वायलेशन करता है लॉ का, उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस गिरफ्तार करती है व्यक्ति को। एफआईआर के बाद, पहले एफआईआर होती है, उसके बाद गिरफ्तारी होती है जिस पर डाउट होता है। उसके बाद अदालत में मुकदमा चलता है और आरोपी है कि नहीं वो व्यक्ति, ये अदालत तय करती है, ना कि पुलिस। तो इसमें संविधान 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। देखो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 22 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील करने का अधिकार है, मतलब वकील के जरिए बचाव का अधिकार है। और 39 में क्या दिया गया है कि अगर वो व्यक्ति वकील मुहैया करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीबों की सहायता करेगी वकील उपलब्ध कराने में। दोनों में डिफरेंस समझना कि आर्टिकल 22 में क्या है और आर्टिकल 39 में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति ने किस समुदाय के आर्थिक और सामाजिक मित्रीकरण की जांच की? तो ये इसमें देखना है हमें किस कम्युनिटी के लिए इन्होंने जांच की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुसलमान। तो जो मुसलमान हैं उनके तीनों पर्सपेक्टिव से, जैसे कि उनकी आर्थिक, सामाजिक जो उनकी स्थिति है वो कैसी है, उससे रिलेटेड उन्होंने आंकड़े जो है जुटाए और वो प्रस्तुत किए। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मुसलमान। तो ये जो कमेटी थी वो बनाई गई थी 2005 में, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस राजेंद्र सच्चर। तो इसने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच की, मतलब कि एजुकेशनल जो स्टेटस है वो मुस्लिम का कैसा है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और मतलब कहाँ तक पढ़ाई करते हैं, सोशल स्टेटस उनका कैसा है, समाज में उनकी स्थिति कैसी है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उनकी, कितना आर्थिक स्तर है, कितने लोग कमाते हैं, रोजगार में कितने लगे हुए हैं। इस तरह की रिपोर्ट बनाई इन्होंने और इन्होंने ये डिटेल दी कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें 7 से 16 आयु के वर्ग के जो मुस्लिम बच्चे हैं, इनकी स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत कम है। अन्य अल्पसंख्यकों की तरह, अल्पसंख्यक मैंने आपको समझा दिया है इस चैप्टर में, जो कि हमने बात करी थी हास्यकरण को समझना। हास्यकरण को समझना जो चैप्टर है क्लास 8 का,
उसमें मैंने अल्पसंख्यक बता दिया था। जिस धर्म के लोग संख्या में कम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं। तो मुस्लिम रीति रिवाज और प्रथाएं कभी कभी मुख्य धारा के रूप में देखने वाली चीज़ों से काफ़ी भिन्न होती हैं। तो इसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के संदर्भ में दादन व्यवस्था प्रणाली से क्या तात्पर्य है? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है ये भी। तो देखो, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें सोशल साइंस में सीटेट के लिए, इसमें पॉलिटी वाला पार्ट और जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इतना टफ नहीं होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, बेसिक ही पढ़ लें और क्वेश्चन आंसर कर लें तो आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का काफ़ी वास्ट सिलेबस है, तो वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको चैप्टर्स भी ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे और क्वेश्चंस भी ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है। उसमें टॉपिक भी आपको याद नहीं रहेंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ से है, कौन से चैप्टर से है। जितनी हेल्प हो पाएगी मैं कर दूंगी। और हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको टफ ही टॉपिक मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि पॉलिटी और ज्योग्राफी को और मजबूत बना लें, जिससे कि आपका कम से कम सेफ स्कोर आप स्कोर कर पाएँ। तो इसका आंसर देख लेते हैं, दादन व्यवस्था क्या है। ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। बुनकर को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला व्यापारी और उससे तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। तो मतलब कि एक व्यापारी होता है जो कि बुनकर को कच्चा माल देता है और उससे फिर कपड़ा तैयार ले लेता है और उसको बुनाई के पैसे दे देता है, जो उसकी बुनने में लागत लगती है। बुनने में खैर माल तो उसने दिया था, लेकिन बुनकर की जो मेहनत होती है उसके वो पैसे देता है, जो कि बहुत कम होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये पूछा जाता है, यह हमें बताना होता है इसमें क्या है दादन व्यवस्था। तो दादन व्यवस्था क्या है? व्यापारी और बुनकरों के बीच की एक व्यवस्था है। तो ध्यान रखना है किस किस के बीच है और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है बुनकर को और फिर तैयार उत्पाद जो हो जाता है यानी कपड़ा, फिर उससे बुनकर से ले लेता है। तो इसमें एक तरह से बुनकर को नुकसान ही होता है, उनकी मेहनत लगती है और उस मेहनत के उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। व्यापारी को इतना फ़ायदा होता है कि कपड़ा ये कारखानों को बेच देते हैं और इस तरह बाजार में व्यापारी को पक्ष में अधिक काम होता है, व्यापारी को उसका अच्छा दाम मिल जाता है, जबकि वो बुनकर को लागत कम देते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ? द चेंज इन द सिस्टम इन साउथ अफ्रीका इन 1994 लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ विच काइंड ऑफ गवर्नमेंट? ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन है और गवर्नमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट चैप्टर है जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था उसमें ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता, तो नेल्सन मंडेला जो थे ये अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे हैं और रंगभेद के खिलाफ इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक संघर्ष किया है। तो इसके बाद इन्होंने सफलता जब मिली तो ये 1994 में मिली सफलता इनको, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। लोकतांत्रिक का मतलब मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में। लोकतांत्रिक का मतलब वही है कि जनता उसमें सर्वे सर्वा होती है और जनता का ही राज उसमें होता है। तो तब से सभी प्रजातियों को लोगों को बराबर माना जाने लगा। तो वैसे तो ये कहने की बात है, संविधान बन जाता है, संविधान में नियम लिखे जाते हैं, लेकिन सोसाइटी में, समाज में उतना महत्व उन बातों को नहीं दिया जाता है। बस कानून के डर से कुछ लोग फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असमानता कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो यह समानता के बारे में हमने पॉलिटी में बहुत जगह पर पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैं समझा चुकी हूँ। आप उन सभी क्लासेस को देखें। अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सोशल साइंस में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। मैंने कंटेंट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और उस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से रट लेना, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके सक्सेस के। तो वैसे तो सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही कम चैप्टर्स हैं जो कि सीटेट में छोड़े जाते हैं, और अब तो लगभग 1 मंथ एग्जाम्स चलते हैं ऑनलाइन, तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनको चाहिए, तो हर चैप्टर से क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो अच्छे से पढ़ लें और इन क्वेश्चंस को कर लें तो कहीं मार नहीं खाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर दिया करो, तो मुझे भी तो पता चले कि किस तरह की क्वालिटी है, किस तरह का कंटेंट है और लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। कमेंट करते हैं आप अगर, तो अच्छा लगता है और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।